Hello everyone, welcome back to All About Mathematics. If you like our content, don't forget to like, share and subscribe our channel. So in this video we are going to discuss complete solution of real analysis December 2019 part C आसाम मेघालय क्वेश्चन पेपर। आसाम मेघालय क्वेश्चन पेपर में पार्ट सी से रियल एनालिसिस में टोटल 9 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें से 5 क्वेश्चन हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है इफ पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल विद रियल कोफिशिएंट एंड डिग्री n is greater than equals to 1, यहाँ डिग्री n is greater than equals to 1 लिया हुआ है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। मतलब n is greater than equals to 1 से मतलब यहाँ कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल नहीं लिया हुआ है, देन कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा। फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है n ऑर्डर देन पी एक्स रियल रूट होंगे, पी एक्स में एक रियल रूट होगा। ऑप्शन बी कहता है पी एक्स हैज़ ओनली रियल रूट्स, पी एक्स में खाली रियल रूट्स ही है, देन पी डैश एक्स हैज़ ओनली रियल रूट, मतलब उसके डेरिवेटिव में भी रियल रूट्स ही होंगे। थर्ड स्टेटमेंट कहता है पी डैश एक्स हैज़ ओनली रियल रूट, मतलब डेरिवेटिव में अगर रियल रूट ही है देन पी एक्स में भी रियल रूट्स ही होंगे। और लास्ट स्टेटमेंट कहता है एन अगर ऑड है देन पी एक्स टेक्स एवरी रियल वैल्यू एज एक्स वेरीज फ्रॉम ओवर रियल्स, मतलब जैसे एन अगर ऑड नंबर होगा देन मतलब डिग्री अगर ऑड होगी देन पी एक्स सारी वैल्यू को लेकर रियल पार्ट में जितनी भी वैल्यूज़ होगी उन्हें पॉलिनोमियल कवर करता हुआ चलेगा। सो देखते हैं सॉल्यूशन क्या होगा। फर्स्ट स्टेटमेंट हमें कहता है पी एन अगर ओड होगा देन पी एक्स हैज़ रियल रूट, तो पी एक्स में रियल रूट होंगे। सो अगर हमारे पास ये डायरेक्ट रिजल्ट पॉलिनोमियल ऑफ ऑड डिग्री हैज़ एटलीस्ट 1 रियल रूट, मतलब ऑड डिग्री पॉलिनोमियल में एटलीस्ट एक रूट तो होगा ही, क्योंकि अगर पॉलिनोमियल ऑड डिग्री का ले रहे हैं और कहते हैं उसके सारे रूट्स रियल है देन ये स्टेटमेंट डायरेक्ट ट्रू हो गया। अगर एज्यूम करें उसमें कॉम्प्लेक्स रूट्स भी है, देन अगर सारे कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे तो हमें पता है कॉम्प्लेक्स रूट आएंगे कॉन्जुगेसी में, कॉन्जुगेसी में आने जैसे वो 2 के मल्टीपल में ही आएंगे, 2n आएंगे। सो 2n अगर आएंगे देन सारे रूट्स अगर ऑड नंबर ले दें तो ऑड नंबर है, देन ऑड नंबर होता है 10+1, देन एटलीस्ट एक रूट तो बचेगा क्योंकि उसके कॉन्जुगेट में आने के लिए हमारे पास कॉम्प्लेक्स रूट नहीं बचेगा, देन एटलीस्ट एक रियल रूट तो होगा ही। देन यहाँ से ये डायरेक्ट रिजल्ट हम यहाँ यूज़ ले लेंगे पॉलिनोमियल ऑफ ऑड डिग्री हैज़ एटलीस्ट 1 रियल रूट। देन अगर स्टेटमेंट से देखें देन यहाँ से फर्स्ट रिजल्ट करेक्ट हो जाएगा, जो कह रहा है अगर एन ऑड होगा देन पी एक्स रियल रूट्स होंगे, पी एक्स हैज़ अ रियल रूट तो पी एक्स में एक रियल रूट होगा। बाकी के बारे में तो हमें नहीं पता बट एक तो होगा, देन ऑप्शन एक करेक्ट हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी पी एक्स हैज़ ओनली रियल रूट, मतलब पी एक्स में खाली रियल रूट्स ही है, देन इसकी डेरिवेटिव में पी डैश एक्स हैज़ ओनली रियल रूट, तो इसके डेरिवेटिव में भी खाली रियल रूट ही होंगे। तो अगर ऑप्शन बी की बात करें बिटवीन एनी टू कंसेक्टिव रियल रूट्स, मतलब कोई भी दो लगातार जीरो के बीच जीरो अगर हो पी एक्स की पॉलिनोमियल के, देन देयर इज एटलीस्ट 1 रियल रूट ऑफ पी डैश एक्स, मतलब दो कंसेक्टिव जीरो के बीच में पी एक्स के दो कंसेक्टिव जीरो के बीच में पी डैश एक्स का एटलीस्ट एक जीरो तो होगा ही। देन यहाँ हमें लिया हुआ है पी एक्स में खाली रियल रूट्स हैं, मतलब सारे रूट्स लाइक एक रियल लाइन हमने एक अज्यूम कर लें, अगर हम एक रियल लाइन अज्यूम करें देन उसमें पी एक्स का एक रूट यहाँ ले, दूसरा रूट यहाँ ले, तीसरा रूट यहाँ ले, चौथा रूट, इस टाइप से हमने रूट ले लिए। सो अगर पी डैश एक्स के रूट्स अज्यूम करें देन पी डैश का एक रूट तो यहाँ होगा ही, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, दूसरा रूट यहाँ होगा, तीसरा यहाँ होगा, चौथा यहाँ होगा, इनके बीच में भी हो सकते हैं, ये नहीं इनके बीच में और भी नहीं होंगे बट एटलीस्ट यहाँ तो होंगे। मतलब पी डैश एक्स के जितने भी रूट लाई कर रहे हैं वो पी के कंसेक्टिव जीरो के बीच में लाई कर रहे हैं, बट यहाँ हमें कहा है पी के जीरो ही रियल रूट्स पे। सो पी के अगर रियल रूट्स पे जीरो है देन पी डैश के उसी के बीच में होंगे, उसी के बीच में होंगे देन वो भी रियल लाइन पे ही होंगी। दैट इज़ वाई यहाँ से ये ऑप्शन डायरेक्टली हम कनेक्ट कर सकते हैं कि पी एक्स की जीरोज़ अगर रियल लाइन पे है देन पी डैश एक्स की भी ज़ीरो रियल लाइन पे होंगे। इस डायरेक्ट रिजल्ट से कि बिटवीन एनी टू कंसेक्टिव जीरोज ऑफ पी एक्स देयर इज़ एटलीस्ट 1 जीरो ऑफ पी डैश एक्स, इससे हमने ऑप्शन बी भी करेक्ट कर दिया, ऑप्शन ए हमने पहले ही करेक्ट कर दिया था। नाउ कम टू द नेक्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी कह रहा है अगर पी डैश एक्स में खाली रियल रूट्स है देन पी एक्स में भी रियल रूट्स ही होंगे। सो अगर हम एक काउंटर एग्जाम्पल लेते हैं पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, देन इसका पी डैश एक्स इसका डेरिवेटिव आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव आएगा 2x। सो अगर इसके जीरोज़ की बात करें इसका जीरो है, एक्स इक्वल्स टू जीरो, इसका ए की ज़ीरो है और वो भी रियल लाइन पे है, बट पी एक्स की जीरोज़ की अगर बात करें इसका जीरोज़ आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू जीरो होगा तब, देन एक्स इक्वल्स टू प्लस आइटम माइनस आइटम, दोनों इमेजिनरी नंबर आ गए, मतलब इसके दो तो रूट्स हैं और दोनों ही कॉम्प्लेक्स नंबर पे, रियल नंबर पे एक भी रियल लाइन पे एक भी रूट नहीं है। सो यहाँ पे स्टेटमेंट कह रहा है अगर पी डैश एक्स के रियल रूट्स होंगे देन पी एक्स के भी रियल रूट्स ही होंगे। सो यहाँ से इस काउंटर एग्जाम्पल से ऑप्शन से हमने डिस्कार्ड कर दिया,
जो कह रहा है पी डैश एक्स के अगर रूट्स रियल लाइन पे है देन पी एक्स की भी रियल लाइन पे होगी। यहाँ से ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया। नाउ कम टू द लास्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी कह रहा है इफ एन इज ऑड, अगर एन ऑड है देन पी एक्स टेक्स एवरी रियल वैल्यू ऑफ एज एक्स वेरीज ओवर रियल, मतलब एक्स जब रियल लाइन पे वेरी करेगा देन पी एक्स सारी वैल्यूज़ को कवर करता हुआ चलेगा अगर एन ऑड नंबर है। सो इसको हम एक ग्राफ से देख सकते हैं, लाइक पी एक्स इक्वल्स टू एक्स हो, इस टाइप का अगर ग्राफ देखें देन वाई इक्वल्स टू एक्स के सिमिलर इसका ग्राफ बनेगा, जहाँ वाई एक्सिस हमारे पास पी एक्स के सिमिलर है। सो वाई इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा हमारे पास। सो इस ग्राफ से अगर देखें देन एक्स की वैल्यूज़ जैसे जैसे रियल लाइन पे चेंज होती जाती है वैसे वैसे पी एक्स की वैल्यू हमारे पास मिलती जाती है यहाँ से। सो ये सारी वैल्यूज़ टेक्स, सारी वैल्यू ले रहा है, सारी वैल्यू ये ले कवर करता हुआ चल रहा है। सो यहाँ से अगर x ऑड है, n ऑड है देन n की वैल्यू यहाँ 1 है, n की वैल्यू 1 है देन ये सारी वैल्यूज़ कवर करता चल रहा है। सो यहाँ से तो स्टेटमेंट ट्रू होगा। अब अगर पी एक्स स्क्वायर की बात करें देन अगर एक्स स्क्वायर होगा देन ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। तो यहाँ से हमने रियल लाइन पे अगर अज्यूम करें तो इसके लिए तो रिजल्ट मिल रहा है प्लस के लिए, बट माइनस के लिए हमारे पास रिजल्ट नहीं मिल रहा है। माइनस के लिए पी एक्स में रिजल्ट नहीं मिल रहा है यहाँ से, क्योंकि सारी वैल्यूज़ को कवर करता हुआ नहीं चल रहा, क्योंकि जैसे जैसे एक्स की वैल्यू नेगेटिव, एक्स की वैल्यू जहाँ नेगेटिव है, एक्स की वैल्यू जहाँ नेगेटिव है तो वहाँ पी एक्स के लिए नेगेटिव वैल्यू नहीं आनी, मतलब पी एक्स के लिए नेगेटिव वैल्यू में हमारे पास ग्राफ नहीं बन रहा है। और यहाँ से अगर देखें तो यहाँ से पी एक्स के लिए नेगेटिव के लिए भी हमारे पास ग्राफ मिल रहा है जब पी एक्स नेगेटिव है, बट यहाँ से पी एक्स जब नेगेटिव है तब हमें कोई ग्राफ नहीं मिल रहा है। तो यहाँ से एन जब ऑड है तब ये कंडीशन नहीं हो रही। सिमिलरली अगर पी डैश एक्स स्क्वायर पी एक्स क्यूब के लिए बात करें, एक्स क्यूब के लिए भी बात करेंगे तो ग्राफ इसी तरीके से मिलेगा। ये ग्राफ हमारे पास वाई एक्सिस में सिमेट्रिक होता है, वाई के एक्सिस में सिमेट्रिक होगा देन जितनी ऊपर वैल्यू आएगी उतनी वाई में नीचे वैल्यू आएगी। सो वाई में ऊपर भी वैल्यू मतलब पी एक्स पॉजिटिव के लिए भी वैल्यू अटेन करें और पी एक्स नेगेटिव के लिए वैल्यू अटेन करें। सो जब जब ऑड नंबर है एन इक्वल्स टू ऑड नंबर है तब तक हमारे पास पी एक्स में नेगेटिव के लिए भी वैल्यू आ रही है और पॉजिटिव के लिए वैल्यू आ रही है। और ये स्टेटमेंट कह रहा है इफ़ एन इज़ ऑड एंड पी एक्स टेक्स एवरी रियल वैल्यू एज एक्स वेरीज ओवर रियल। तो हम ग्राफ को देख के पता लगा सकते हैं कि जब भी एन ऑड होगा देन पी एक्स के लिए सारी वैल्यू हम प्राप्त कर पा रहे हैं। सो यहाँ से ऑप्शन डी भी करेक्ट हो गया। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में करेक्ट ऑप्शन आए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी आर करेक्ट ऑप्शन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें देन यहाँ पे हमें दिया एक्स एन बी रियल, एक्स एन बी सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर विद मोड ऑफ एक्स एन ग्रेटर देन 1, यानी एक्स एन एक सीक्वेंस है रियल नंबर्स की जहाँ से मोड ऑफ एक्स एन यानी किसी भी एन के लिए वैल्यू निकालें उसका मॉड्यूलस लेना है, उसकी मॉड्यूलस की वैल्यू 2 से ज़्यादा या नीचे। देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है अगर लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन इक्वल्स टू इन्फिनिटी हो देन लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 1 + 1 बाई एक्स एन रेज़ टू पावर एक्स एन इक्वल्स टू 0 होगा, इक्वल्स टू इन्फिनिटी होगा। सिमिलरली एक एक ऑप्शन को हम देखते जाएंगे। सो अगर काउंटर एग्जाम्पल हम अज्यूम कर लें देन काउंटर एग्जाम्पल से हम कुछ ऑप्शन को डिस्क्राइब कर देंगे। सो अगर काउंटर एग्जाम्पल लेते हैं लेट अस कंसिडर सीक्वेंस। अगर एक्स एन हम एक सीक्वेंस अज्यूम करें जिसके एलिमेंट्स इस तरीके से होंगे n+2 जहाँ n नेचुरल नंबर से बिलोंग्स करें। सो इसके लिए मॉड्यूलस ऑफ एक्स एन यानी हर एक्स एन के लिए अगर मॉड्यूलस निकालेंगे देन एटलीस्ट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 आएगा, ग्रेटर देन 2 ही आएगा क्योंकि n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी, n नेचुरल नंबर से बिलोंग्स कर रहा है तो यहाँ से ग्रेटर देन 2 वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। सो अब अगर इसके लिए और इसके लिए लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन इक्वल्स टू इन्फिनिटी आएगा। सो ये ऑप्शन ए और ऑप्शन बी वाली नेसेसरी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। सो यहाँ से ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। अब देखते हैं राइट हैंड साइड भी हमें कौन सी मिलती है। सो अगर इसके लिए लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 1 + 1 बाई एक्स एन निकालें देन एक्स एन रेज़ टू पावर एक्स एन किस में रहेगा। सो अगर हम यहाँ अज्यूम करें n+2 इक्वल्स टू m, एक अदर कॉन्फिशिएंट अज्यूम कर लें लाइक हमने यहाँ m अज्यूम कर लिया है। सो अगर m लेंगे तो अगर यहाँ से लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी होगा देन n टेंस टू इन्फिनिटी होगा देन n+2 आ रहा है इक्वल्स टू m। सो n टेंस टू इन्फिनिटी के लिए भी लिमिट m टेंस टू इन्फिनिटी आ जाएगी। सो यहाँ से ये लिमिट भी इसमें सिंप्लीफाई हो जाएगी। सो लिमिट m टेंस टू इन्फिनिटी 1 + 1 बाई m रेज़ टू द पावर m। सो ये लिमिट हमें पता है, ये लिमिट एक्सपोनेंशियल के इक्वल होती है, e के इक्वल होगी क्योंकि ये डायरेक्ट रिजल्ट हमें पता है। इस लिमिट की वैल्यू हमारे पास ये ही आती है। सो इसकी लिमिट की वैल्यू अगर ये आ रही है देन ई आ रही है, ई हमें पता है ई की वैल्यू 2 से 3 के बीच में एक डिजिट आती है। 2 से 3 के बीच में अगर डिजिट आएगी ना तो ये 1 होगी ना ही ये इनफाइनाइट है, ये फाइनाइट वैल्यू जिसकी वैल्यू 2 से 3 के बीच में आ रही है।
सो यहाँ से ऑप्शन ए तो कह रहा है इनफाइनाइट है, सो ऑप्शन ए डिस्कार्ड हो गया। ऑप्शन बी कह रहा है इक्वल्स टू 1 आई है बट 2 से 3 के बीच में यानी ग्रेटर देन 1 आ रही है, सो यहाँ से ऑप्शन बी भी डिस्कार्ड हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। ऑप्शन सी और डी को देखें देन यहाँ से दोनों की प्रीवियस कंडीशन सेम है बट राइट हैंड साइड अलग अलग आ रहे हैं, तो या तो दोनों में से एक करेक्ट आएगा या दोनों ही इनकरेक्ट आएगा। अगर दोनों ही इनकरेक्ट आ गया देन क्वेश्चन डिस्कार्ड हो जाएगा क्योंकि चारों ऑप्शन इनकरेक्ट आ गए और हमें ट्रू स्टेटमेंट बताना है। सो देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। सो अगर हम अज्यूम करें एक्स एन इक्वल्स टू माइनस एन प्लस टू, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो इसके लिए भी मोड ऑफ एक्स एन ग्रेटर देन 2 वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। सो इसके लिए लिमिट एंटेंस और इसके लिए लिमिट एंटेंस टू इन्फिनिटी निकाल दें, माइनस इन्फिनिटी वैल्यू आ जाएगी। सो ये कंडीशन भी सेट फुलफिल होगी दोनों के लिए। अब देखते हैं लिमिट एंटेंस टू इन्फिनिटी 1 + 1 बाई एक्स एन रेज़ टू द पावर एक्स एन क्या आएगा। लिमिट एंटेंस टू इन्फिनिटी 1 + 1 बाई एक्स एन रेज़ टू द पावर एक्स एन अगर निकालेंगे देन वैल्यू आएगी ये इसके सिमिलर होगा क्योंकि यहाँ से ये माइनस हमने सिंप्लीफाई करके इस तरीके से लिख लिया है, ये वैल्यू आ गई। अब अगर यहाँ से फिर से n+2 को अगर हम m अज्यूम कर लेते हैं देन जब n टेंस टू इन्फिनिटी जाएगा तब m टेंस टू इन्फिनिटी जाएगा, लिमिट सिंप्लीफाई कर ली हमने। देन यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे 1 - 1 बाई m रेज़ टू द पावर -m। ये भी हमारे पास आइडियल रिजल्ट, इसकी वैल्यू भी हमारे पास e ही आती है क्योंकि यहाँ भी माइनस साइन आ गया और यहाँ भी माइनस साइन आ गया, इस वजह से इसकी वैल्यू e ही रही। सो यहाँ से e वैल्यू आएगी, आइडियल रिजल्ट है हम हमारे पास। सो यहाँ से भी वैल्यू e आ गई और e की वैल्यू हमें पता है, e की वैल्यू 2 to 3 के बीच में वैल्यू आएगी। सो वो ग्रेटर देन 1 आएगी और 0 ये होगी नहीं, दैट इज़ वाई ऑप्शन सी भी हमारे पास यहाँ से डिस्कार्ड हो गया, ऑप्शन बी भी डिस्कार्ड हो गया, ऑप्शन ए भी डिस्कार्ड। सो करेक्ट ऑप्शन आया ऑप्शन डी। तो हमारे पास यहाँ से इस क्वेश्चन को हमने डायरेक्ट काउंटर एग्जाम्पल से कर लिया, यहाँ से ऑप्शन डी करेक्ट है। इसके लिए सिर्फ हमें इसका सिंपल सा एक रिजल्ट पता होना चाहिए, उससे हम डायरेक्ट इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए हमें पूछा है कंसीडर द इनफाइनाइट सीरीज। एक इनफाइनाइट सीरीज दी है जिसके लिए लिमिट एन टेंस टू सम ऑफ एन इक्वल्स टू 1 to इन्फिनिटी -1 रेज़ टू द पावर n कोस एन एक्स ओवर एन स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एक इनफाइनाइट सीरीज दी है वेयर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर देन लार्जेस्ट सेट ऑन विच इट कन्वर्स यूनिफॉर्मली इज। मतलब एक लार्जेस्ट सेट बताना है जिसके लिए सीरीज कन्वर्स कर रही है, यूनिफॉर्मली कन्वर्स करिए। तो ऑप्शन ए कह रहा है आर होगा, ऑप्शन बी कह रहा है r-0, ऑप्शन सी होगा r-n पाई कर देंगे और ऑप्शन डी कह रहा है वैल्यू 0 to 2 पाई के बीच में होगी। सो अगर ये इनफाइनाइट सीरीज़ दी हुई है तो हमें बताना है इनफाइनाइट सीरीज़ एक्स कौन से सेट के लिए और कौन से सेट के अंदर ये कन्वर्स करेगी यूनिफॉर्मली। सो अगर हमें वाई स्टार्स एम टेस्ट की बात करें, वाई स्टार एम टेस्ट कहता है लेट डी कंटेन इन आर, डी एक सबसेट है आर का एंड सम ऑफ एफ एन बी ए सीरीज ऑफ फंक्शन ऑन डी टू आर एंड एफ एन सम ऑफ एफ एन डी से लेके आर तक के फंक्शन का सीरीज़ है, सीरीज़ के फंक्शन है। लेट एम एन बी द सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, एम एन एक पॉजिटिव रियल नंबर की सीक्वेंस है सच दैट फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू डी, सारे एक्स टू डी से बिलोंग कर रहे हैं। सम ऑफ मॉड्यूलस ऑफ एफ एन एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू एम एन for every natural number belongs, for every n belongs to natural number. If the series sum of mn be converse, अगर sum of mn converse करेगी then series sum of fn is uniformly converse and absolutely converse on d। मतलब ये डायरेक्टली कह रहा है अगर fn(x) एक सीक्वेंस है, fn(x) फंक्शन सम ऑफ फंक्शन के सीक्वेंस है, सम ऑफ fn(x), तो अगर यहाँ से fn(x) किसी mn के लेस देन इक्वल्स टू आ जाए, मतलब इसके लिए एक सुप्रीमम वैल्यू आ जाए जिससे लेस देन आ जाए सारी वैल्यू, एक सीरीज़ ऐसी मिल जाए हमें, और अगर वो सीरीज़ कन्वर्स करेगी देन ये fn(x) हमारे पास कन्वर्स भी कर जाएगी और एब्सोल्युटली कन्वर्स भी कर जाएगी, यूनिफॉर्मली और एब्सोल्युटली कन्वर्स करेगी। जब अगर इसके लिए एक ऐसा रिजल्ट मिल जाए जिसके लिए ये mn सीरीज़ हमारे पास कन्वर्स करे तो। सो अगर इस क्वेश्चन की बात करें देन इसके लिए मॉड्यूलस वैल्यू जब आएगी यहाँ -1, सबसे पहले इसके लिए एफ एन की वैल्यू क्या आएगी, इसके लिए एफ एन की वैल्यू ये आएगी, यहाँ से इस सम को हटा देंगे देन इसमें के लिए एफ एन एक्स ही हो जाएगा क्योंकि ये सम ऑफ एफ एन एक्स है। अब इसका मॉड्यूलस लेंगे, ये वैल्यू -1 +1 है, सो अगर मॉड्यूलस ले लेंगे देन यहाँ से वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू बचेगी, सो सिर्फ ये वैल्यू बच जाएगी। सो यहाँ से आ जाएगा कोस nx/n² + x²। सो मोड ऑफ एफ एन एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास यहाँ से कोस nx/n² x², और हमें पता है कोस
कोस एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 1 होती है, मतलब कोस एक्स की वैल्यू बिटवीन -1 to +1 लाई करती है। सो इसके हाईएस्ट वैल्यू +1 हो जाएगी। सो ये वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू हो जाएगी 1/n² एक्स स्क्वायर के। सो 1/n² एक्स स्क्वायर। अब हमें पता है जैसे जैसे डिनोमिनेटर में वैल्यू बढ़ती जाती है वैसे वैसे वैल्यू कम होती जाती है, डिक्रीज़ होती जाती है। सो अगर x की वैल्यू जब ज़ीरो होगी, मतलब इसकी वैल्यू जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी या n की वैल्यू बढ़ेगी, जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। सो अगर इसकी वैल्यू हाईएस्ट तब होगी जब x की वैल्यू ज़ीरो हो यहाँ से। सो इसकी वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू आ गई 1/n²। सो इसकी वैल्यू लेस देन आ गई 1/n² और यही सीरीज़ आ गई हमारे पास mn। सो mn आ गई सम ऑफ 1/n²। सो अगर ये सीरीज सम ऑफ mn अगर ये mn कन्वर्स करेगी देन सम ऑफ fnx हमारे पास यूनिफॉर्मली कन्वर्स करेगी। सो अगर इस सीरीज़ की बात करें देन ये सम ऑफ mn आ गई हमारे पास सम ऑफ 1/n²। और बाई p टेस्ट हमें पता है अगर p की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 1 होती है देन सीरीज़ डाइवर्स करती है, और p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है देन सीरीज़ कन्वर्स करती है। यहाँ से p की वैल्यू 2 आ रही है, p की वैल्यू अगर 2 आ रही है देन ग्रेटर देन 1 है, इम्प्लाइज ये सीरीज़ कन्वर्स करेगी। सो अगर mn कन्वर्स करेगी देन सम ऑफ fnx हमारे पास कन्वर्स यूनिफॉर्मली कन्वर्स और एब्सोल्युटली कन्वर्स करेगी। सो यहाँ से ये हमारे पास सम ऑफ fnx कन्वर्स कर रही है, यूनिफॉर्मली कन्वर्स कर रही है। और हमें पूछा गया है ये कौन सी वैल्यू के लिए कन्वर्स करेगी, इसके लिए डोमेन क्या होगा। तो हमारे पास ये पूरे रीजन r के लिए ही यूनिफॉर्म कन्वर्स करी, क्योंकि हमारे पास यहाँ x के लिए कोई बाउंडेड वैल्यू तो आई नहीं है कि जिसे बाउंड करने पर ये हमारे पास यूनिफॉर्मली कन्वर्स करे। यहाँ से तो हमारे पास यही ये सभी के लिए कन्वर्स करी। तो यहाँ से आ गया ये द लार्जेस्ट सेट ऑन विच इट कन्वर्स यूनिफॉर्मली इज़ r। पूरा रियल नंबर पे ये सीरीज़ कन्वर्स कर रही है। तो यहाँ से ऑप्शन ए करेक्ट हो रहा है। ये रिजल्ट हमने डायरेक्टली y*m टेस्ट लगा के हमने ये क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर लिया। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर देखें देन ये फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल का क्वेश्चन है। यहाँ f(r² टू r एक फंक्शन डिफाइन किया हुआ है जिसमें पूछा गया f(x, y) एक फंक्शन दिया हुआ है जिसमें x(y³ y x² + y⁻6 अगर x y डजेंट इक्वल्स टू 0 है एंड 0 है अगर x y इक्वल्स टू 0 है देन द फॉलोइंग आर ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा। मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन कहता है एफ बाउंडेड होगा पूरा आर स्क्वायर पे। सेकंड स्टेटमेंट कहता है द रेस्ट्रिक्शन ऑफ एफ टू ईच लाइन ऑफ द फॉर्म y इक्वल्स टू mx इज कंटिन्यूस एट 0 0। मतलब ये 0 0 पे कंटिन्यूस है। ऑप्शन सी कहता है एफ इज़ कंटिन्यूस एट 0 0 एंड ऑप्शन डी कहता है एफ इज़ नॉट कंटिन्यूस एट 0 0। सो अगर ऑप्शंस देखिए देन ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी एक दूसरे की कंट्राडिक्शन है। ऑप्शन सी तो कह रहा है कंटिन्यूस है 0 0 पे और ऑप्शन डी कह रहा है नॉट कंटिन्यूस है 0 0 पे। सो यहाँ से इन दोनों में से तो एक स्टेटमेंट करेक्ट होगा। दोनों एक साथ करेक्ट हो नहीं सकते और एक स्टेटमेंट डेफिनेटली करेक्ट होगा, या तो कंटिन्यूस होगा या नॉट कंटिन्यूस होगा। सो ऐसे फंक्शन में कंटिन्यूटी निकालने के लिए सबसे पहले ऊपर और नीचे की पावर्स देखते हैं। अगर ऊपर और नीचे की पावर्स का सम इक्वल होता हमारे पास, क्योंकि यहाँ से अगर नोमिनेटर की पावर देखें तो अगर यहाँ से नोमिनेटर की पावर देखेंगे, नोमिनेटर की पावर हमारे पास 3 + 1 4 आ रही है और डिनोमिनेटर की 4 पावर आनी हुई है, क्योंकि डिनोमिनेटर में कॉमन लेने से हमारे पास वैल्यू 2 आएगी। सो डिनोमिनेटर और नोमिनेटर का पावर इक्वल नहीं आ रही। सो यहाँ से एक्स इसे पोलर फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते। अगर पावर इक्वल आती है देन हम इसे पोलर फॉर्म में चेंज करके इजीली कंटिन्यूटी डिफाइन कर सकते थे। सो यहाँ से हम इसे रेस्ट्रिक्शन से निकालेंगे। अगर y इक्वल्स टू mx या कोई भी एक पाथ लेंगे उस पाथ से गुजार कर पता लगाएंगे कि ये m पे डिपेंडेंट है या नहीं है। सो हमारे पास फंक्शन दिया है r² टू r पे डिफाइन किया और f(x, y) की वैल्यू हमें ये दी हुई है। सो अगर ये पाथ पे x इक्वल्स टू my³ पाथ पे से गति करी है फंक्शन, इसकी मोशन x इक्वल्स टू my³ पाथ पे हो देन f(x, y) की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास ये y पे डिपेंडेंट होगा पूरा फंक्शन, क्योंकि x इक्वल्स टू my³। x को भी हमने y के फॉर्म में ही ले लिया है देन फंक्शन आ जाएगा f my³ एंड y की फॉर्म में आ जाएगा। सो लिमिट y टेंस टू 0, क्योंकि यहाँ पे अगर x y टेन ये डजेंट इक्वल्स टू 0। सो अगर लिमिट अगर निकालनी हो, अगर हमें किसी फंक्शन को कंटिन्यूस या नॉट कंटिन्यूस दिखाना होगा देन कंटिन्यूस दिखाने के लिए सबसे पहले हमें उसकी लिमिट निकालनी होगी। उसके बाद चेक करना होगा हमें जो लिमिट दी हो वो उसकी इक्वल है या नहीं। सो अगर लिमिट निकालेंगे देन लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0 पे ही निकलेगी। सो एक्स वाई टेंस टू 0 0 पे लिमिट निकलेगी, बट ये हमें एक्स को भी हमने वाई के फॉर्म में ही लिख दे। सो लिमिट वाई टेंस टू 0 आ जाएगी। सो अगर लिमिट वाई टेंस टू 0 आ जाएगी देन पाथ हमारे पास हो जाएगा
लिमिट y टेंस टू 0 एम वाई क्यूब इंटू वाई क्यूब ओवर एम स्क्वायर एन रेज टू द पावर 6 प्लस वाई रेज टू द पावर 6। सो यहाँ से अगर सिंप्लीफाई करेंगे देन वाई रेज टू द पावर 6 ऊपर से कॉमन आ गया, नीचे डेनोमिनेटर में भी कॉमन आ गया, तो नोमिनेटर और डेनोमिनेटर से वाई रेज टू द पावर 6 कैंसिल आउट हो जाएगा और वैल्यू बचेगी हमारे पास एम प्लस एम ओवर 1/m²। सो ये वैल्यू बची है, ये वैल्यू डिपेंडेंट ऑन एम है। सो अगर एम की वैल्यू जैसे जैसे चेंज होती जाएगी, एम तो हमने स्लोप लिया है, जैसे जैसे स्लोप चेंज होगा वैसे वैसे वैल्यू चेंज होती जाएगी। मतलब अगर ग्राफ से देखें देन कोई फंक्शन ही एक्स एक्सेस ले ले वाई एक्सेस ले, इनके बीच में कोई फंक्शन है। सो अगर वाई इक्वल्स टू एम एक्स, सो वाई इक्वल्स टू एम वाई क्यूब है। सो इस टाइप का अगर कोई भी पाथ होगा तो यहाँ स्लोप, पहले स्लोप एम ये थी, अब अगर स्लोप ऐसे हो जाए देन अलग वैल्यू आएगी, और अगर स्लोप ये ऐसी हो जाए तो अलग वैल्यू आएगी। मतलब इस एक ही पॉइंट पे स्लोप अलग अलग होने पर हमारे पास फंक्शन की वैल्यू अलग अलग आएगी। मतलब वैल्यू एक स्पेसिफिक नहीं आएगी, मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो एक फिक्स यूनिक वैल्यू आएगी, क्योंकि लिमिट यूनिक होती है। तो यहाँ से यूनिक वैल्यू नहीं आएगी, अलग अलग वैल्यू आएगी, क्योंकि डिपेंड कर रहा है एम पे, डिपेंड्स ऑन एम, देन नॉट कॉन्टीन्यूस एट 0 0। सो ये 0 0 पे कॉन्टीन्यूस नहीं होगा, तो 0 0 पे कॉन्टीन्यूस नहीं है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो गया, ऑप्शन सी डिस्कार्ड हो गया, क्योंकि ऑप्शन सी कह रहा है कॉन्टीन्यूस, ऑप्शन डी कह रहा है नॉट कॉन्टीन्यूस एट 0 0। नाउ कम टू द नेक्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी की अगर बात करते हैं देन ऑप्शन बी में कह रहा है द रेस्ट्रिक्शन ऑफ एफ फॉर ईच लाइन ऑफ द फॉर्म वाई इक्वल्स टू एम एक्स की फॉर्म में जब फंक्शन होगा तो वो कॉन्टीन्यूस होगा 0 0 पे। सो अगर वाई इक्वल्स टू एम एक्स की फॉर्म में लेते हैं देन एफ एक्स वाई आ जाएगा हमारे पास, वाई को भी हमने एक्स की फॉर्म में ले लिया है तो एफ एक्स एम एक्स आ जाएगा जब लिमिट एम एक्स टेंस टू 0। सो अगर लिमिट एक्स टेंस टू 0 होएगा देन यहाँ से वाई की जगह एम एक्स वाई की जगह एम एक्स लिख देंगे। सो वैल्यू सिंप्लीफाई होकर बन जाएगी हमारे पास ये वैल्यू कुछ इस तरीके से बन जाएगी, लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स क्यूब ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एम रेज टू द पावर 6 एक्स रेज टू द पावर 6। वैल्यू सिंप्लीफाई हो जाएगी इसमें। यहाँ से अगर हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें डेनोमिनेटर और डिनोमिनेटर से और फिर उसे कैंसिल आउट कर दें, वैल्यू सिंप्लीफाई होगी, ये बचेगी लिमिट एक्स टेंस टू 0 एम क्यूब एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एम रेज टू द पावर 6 एक्स रेज टू द पावर 4। देन जब लिमिट एक्स टेंस टू 0 होगी, अगर लिमिट एक्स टेंस टू 0 हम यहाँ से लेते हैं, सो जैसे भी लिमिट एक्स टेंस टू 0 आएगी तो एक्स टेंस टू 0 देन ऊपर एक्स टेंस टू 0 की वजह से यहाँ से 0 आ जाएगा, 0 बाई एक्स टेंस टू 0 ओवर 1 प्लस 0। सो 0 बाई 1 प्लस 0 की फॉर्म बनेगी, सो वो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0 और वैल्यू 0 आ रही। सो जब लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 एफ एक्स वाई मतलब वाई जब एम एक्स पाथ से मोशन करेगा देन वैल्यू हमारे पास 0 आएगी। सो यहाँ से वैल्यू आएगी हमारे पास 0 और हमारे पास जब फंक्शन एक्स वाई इक्वल्स टू 0 0 है देन वैल्यू 0 है ही। सो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट या फिर फंक्शन की लिमिट, तीनों लिमिट बराबर आ गई। अगर तीनों लिमिट बराबर आती है तो ऐसे केस में फंक्शन हमारे पास आता है कॉन्टीन्यूस। सो यही हमें ये फंक्शन ऑप्शन भी कह रहा है द रेस्ट्रिक्शन ऑफ एफ टू ईच लाइन ऑफ द फॉर्म वाई इक्वल्स टू एम एक्स इज कॉन्टीन्यूस एट 0 0। सो यहाँ से ऑप्शन बी करेक्ट आ गया। नाउ कम टू द लास्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए कह रहा है एफ इज बाउंडेड ऑन आर स्क्वायर। सो अगर फंक्शन बाउंडेड होगा आर स्क्वायर में, ये बताना है बाउंडेड होगा या नहीं होगा। सो हमें फंक्शन दिया हुआ है एक्स वाई क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस वाई रेज टू द पावर 6। सो यहाँ से हमने ऊपर और नीचे वाई रेज टू द पावर 6 से डिवाइड कर दिया। सो इस ये वैल्यू सिंप्लीफाई हो गया आ जाएगी हमारे पास एक्स ओवर वाई रेज टू द पावर 3, क्योंकि 3 से 3 तो कैंसिल आउट होगा, बचेगी 3, तो यहाँ से वैल्यू आ गई एक्स ओवर वाई रेज टू द पावर 3 प्लस ओवर यहाँ से एक्स स्क्वायर से भी डिवाइड कर दिया। यहाँ से हमने वैल्यू वाई रेज टू द पावर 6 लिखा है, वाई रेज टू द पावर 6 से डिवाइड किया, इसकी वैल्यू 1 आ गई, सिंप्लीफाई हो गई यहाँ से। और यहाँ से प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई रेज टू द पावर 6 सिंप्लीफाई करके वैल्यू ये लिख दिया। अब अगर हम यहाँ अज्यूम करें जेड इक्वल्स टू एक्स ओवर वाई रेज टू द पावर 6 हो देन ये वैल्यू सिंप्लीफाई हो जाएगी हमारे पास जेड प्लस 1 बाई जेड स्क्वायर में। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी हमारे पास ये, तो वाई डजेंट इक्वल्स टू 0, क्योंकि ऑप्शन में हमने यहाँ लिया अगर वाई इक्वल्स टू एक्स वाई इक्वल्स टू 0 आएगा देन वैल्यू आ जाएगी, तो एक्स और वाई दोनों डजेंट इक्वल्स टू 0 आएगा देन वैल्यू आएगी। सो यहाँ से वाई डजेंट इक्वल्स टू 0 ही होगा, दैट इज़ वाई एफ एक्स वाई की वैल्यू आ गई जेड ओवर 1 प्लस जेड स्क्वायर। सो अगर जेड ग्रेटर देन 0 होगा, जेड इक्वल्स टू 0 तो सो अगर जेड इक्वल्स टू 0 होगा तो केस बनेगा ही नहीं, क्योंकि एक्स वाई डजेंट इक्वल्स टू 0 है। सो अगर जेड ग्रेटर देन 1 होगा, जेड ग्रेटर देन 1 होगा देन इस केस में जेड स्क्वायर ग्रेटर देन जेड होगा, और अगर जेड स्क्वायर ग्रेटर देन जेड होगा देन 1 बाई जेड बाई 1 प्लस जेड स्क्वायर लेस देन 1 होगा।
लेस देन इक्वल्स टू 1 ही होगा क्योंकि जेड स्क्वायर ग्रेटर देन जेड आएगा, सो 1 प्लस जेड स्क्वायर ग्रेटर देन जेड आएगा। सो अगर किसी भी ए को बी से डिवाइड कर रहे हैं जहाँ बी की वैल्यू ए से ज़्यादा है तो वैल्यू तो लेस देन 1 ही आएगी ना, दैट इज़ वही यहाँ से वैल्यू लेस देन 1 आ गई। और अगर जेड की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 1 आई, अगर जेड की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 1 आ रही है तो जेड स्क्वायर की वैल्यू तो हर केस में ग्रेटर देन 0 ही आएगी। सो जेड की वैल्यू इज लेस देन 1 प्लस जेड स्क्वायर आ गई। सो यहाँ से ये वैल्यू आ गई। फिर से वही केस बन रहा है ए ओवर बी का, जिसमें बी की वैल्यू ए से ज़्यादा है, बी की वैल्यू ए से ज़्यादा होगा, देन ये वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 1 ही होगी। सो यहाँ से एफ जेड की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 1 आ गया, देन एफ जेड इज़ ऑलवेज बाउंडेड। और यही हमें ऑप्शन ए में पूछा है कि एफ जेड इज़ बाउंडेड ऑन आर स्क्वायर। सो यहाँ से ऑप्शन ए भी करेक्ट आ गया। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी। ऑप्शन सी डिस्कार्ड हो गया था क्योंकि फंक्शन कॉन्टीन्यूस नहीं है। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। इस क्वेश्चन ये भी फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया एफ आर स्क्वायर टू आर एक फंक्शन डिफाइन है जिसमें एफ एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स मॉड एक्स प्लस मॉड वाई, देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है एफ इज डिफरेंशिएबल एट 0 0, सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 0 0 बट ऑल इट्स डायरेक्शनल डेरिवेटिव एट 0 0 एग्जिस्ट। ऑप्शन सी कह रहा है डेल एफ बाई डेल एक्स एट 0 0 एग्जिस्ट एंड इक्वल्स टू 0, एंड ऑप्शन डी कह रहा है डेल एफ बाई डेल वाई एट 0 0 एग्जिस्ट एंड इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले इनका मीन देखते हैं, इनका मीन होता क्या है। डेल एफ बाई डेल एक्स 0 0 एंड डेल एफ बाई डेल वाई, ये पार्शियल डेरिवेटिव डिनोट करते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव एट 0 0 पॉइंट। सो सबसे पहले हमें ये फंक्शन दिया, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल का क्वेश्चन है, तो पार्शियल डेरिवेटिव सबसे पहले निकालते कैसे। सो और कोई भी फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल होता है पार्शियल डेरिवेटिव उसके एग्जिस्ट करते हैं। सो अगर डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर ले पार्शियल डेरिवेटिविटी अपने आप चेक हो गई। और अगर पार्शियल डेरिवेटिव ही एग्जिस्ट ना करे, मतलब अगर पी इम्प्लाइज क्यू है देन नॉट पी इम्प्लाइज नॉट क्यू, मतलब अगर पार्शियल डेरिवेटिव ही एग्जिस्ट ना करे तो फंक्शन डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। तो अगर पार्शियल डेरिवेटिव की बात करें किसी भी पॉइंट पे पार्शियल डेरिवेटिव इस तरीके से निकलेंगे, यहाँ एट 0 0 निकालना है, देन लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एच 0 माइनस एफ 0 0 और एच, मतलब अगर यहाँ फंक्शन ए बी का लिया देन एफ ए प्लस एच एंड बी माइनस एफ ए बी ओवर एच, बट हमें 0 0 पे निकालना है, देन ए और बी की वैल्यू हमने 0 0 पुट कर दी, देन वैल्यू डिफाइन हो गई हमारे पास इसमें एफ एच 0 माइनस एफ 0 0 ओवर एच। सो अगर एफ 0 0 निकालेंगे ना इसकी वैल्यू एफ एक्स वाई की वैल्यू एट 0 एफ 0 0 की वैल्यू 0 आ जाएगी क्योंकि एक्स और वाई की वैल्यू 0 आने से फंक्शन 0 हो जाएगा। सो अगर एच 0 पे निकालेंगे देन वाई 0 होने की वजह से यहाँ से इसकी वैल्यू तो 0 में चली गई और यहाँ से इसकी वैल्यू आ गई एच मॉड एच। सो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी एच मॉड एच ओवर एच। सो एच से एच कैंसिल आउट हो गया और वैल्यू आ गई मॉड एच, लिमिट एच टेंस टू 0, दैट इज़ वाई हमारे पास यहाँ से डेल एफ बाई डेल एक्स एट 0 0 इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू 0 मोड एच इक्वल्स टू 0। यहाँ से ऑप्शन सी करेक्ट हो गया जो कह रहा है लिमिट पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है और इक्वल हो रहा है वैल्यू 0 की। अब पार्शियल डेरिवेटिव वाई निकालते हैं 0 0 पे, वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे देन लिमिट के टेंस टू 0, फंक्शन फिर से वैल्यू 0 0 पे निकालने देन ए और बी दोनों की वैल्यू 0 0 जाएगी। सो एफ 0 के माइनस 0 0 ओवर के। सो 0 0 पे वैल्यू फिर से 0 आ गई और x की वैल्यू 0 होने की वजह से फर्स्ट टर्म 0 हो गया, सेकंड टर्म आ जाएगी मोड के। सो यहाँ से वैल्यू आएगी मोड के बाई के। सो के टेंस टू 0, हमें यहाँ ये निकाल के 0 ही है। सो के टेंस टू 0, अगर के 0 प्लस एच हो, सो अगर के 0 प्लस एच होगा देन इसके के 0 प्लस एच होने के केस में के ग्रेटर देन 0 होगा। अगर के ग्रेटर देन 0 आया है हमारे पास, तो अगर के ग्रेटर देन 0 होगा देन यहाँ से ये वैल्यू ग्रेटर देन, ये तो ग्रेटर देन 0 ही आएगी हर केस में, ग्रेटर देन और लेस देन के केस में। बट अगर के ग्रेटर देन 0 होगा हल्का सा भी 0 प्लस एच से 0 प्लस के की फॉर्म में, सो अगर के थोड़ा सा भी ज़्यादा है देन यहाँ से वैल्यू पॉजिटिव आएगी, पॉजिटिव आने की वजह से यहाँ से +1 रिजल्ट आएगा। बट अगर के 0 माइनस के, मतलब कि थोड़ा हल्का सा लेस देन है 0 से हल्का सा लेस होगा देन यहाँ से वैल्यू आएगी हमारे पास पॉजिटिव। बट यहाँ से नीचे डिनोमिनेटर में अगर देखिए इतनी वैल्यू लेस देन 0 होने की वजह से नेगेटिव आएगी, नेगेटिव आने की वजह से ऊपर नीचे की नोमिनेटर और डिनोमिनेटर की टर्म तो कैंसिल आउट हो जाएगी और वैल्यू बचेगी -1। सो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -1। सो हमारे +1 और -1 दो अलग अलग वैल्यू है और अलग अलग वैल्यू के इसमें लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती। सो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो ये पार्शियल डेरिवेटिव एट वाई डेल एफ बाई डेल वाई 0 0 एग्जिस्ट नहीं करेगा, दैट इज वाई इसकी कोई लिमिट वैल्यू नहीं आएगी। सो यहाँ से ऑप्शन डी डिस्कार्ड हो गया और ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट आ गया। सो अगर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं देन डेल एफ और डेल
डेल एक्स और डेल वाई दोनों के रेस्पेक्ट में एग्जिस्ट करेंगे। सो यहाँ से वाई के रेस्पेक्ट में एग्जिस्ट नहीं कर रहा, देन पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अगर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा देन फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। सो यहाँ से हम कह सकते हैं पार्शियल डेरिवेटिव डजंट एग्जिस्ट इम्प्लाइज नॉट फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो ऑप्शन ए भी हमारे पास डिस्कार्ड हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट एंड लास्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कहता है, ये ऑप्शन कहता है अगर एफ इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट जीरो, फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है 0 0 पर, ये हमने निकाला है, बट ऑल इट्स डायरेक्शनल डेरिवेटिव एट 0 0 एग्जिस्ट, बट किसके सारे डायरेक्शनल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं। सो अगर डायरेक्शनल डेरिवेटिव की डेफिनेशन से देखें ना, डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फॉर्मूला था डी यू एफ x1 x2 xn। कोई भी एक फंक्शन है जिसके डायरेक्शनल डेरिवेटिव एट पॉइंट x1 x2 xn सो ऑन और इन द डायरेक्शन u की डायरेक्शन में इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f x1 h a1 x2 h a2 इसके कोऑर्डिनेट्स है माइनस f x1 x2 xn सो ऑन ओवर h। सो हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव 0 0 निकालना है इन द ऑल डायरेक्शंस। सो अगर डायरेक्शन हम लेते हैं 1 1, इफ़ वी आर जस्ट टेकिंग डायरेक्शन 1 1 डायरेक्शन में अगर निकालेंगे देन यहाँ से u के कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू हो जाएगी a1 a2 an, जो हमने u के कोऑर्डिनेट्स लिए उसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1 1। सो यहाँ से ये जो वैल्यू आई थी लिमिट h टेंड्स टू 0 f h a1 प्लस h a2 ओवर h, देन डायरेक्शन डेरिवेटिव एट 1 1 इन द डायरेक्शनल डेरिवेटिव एट 0 0 इन द डायरेक्शन 1 1, इसकी वैल्यू हो जाएगी लिमिट h टेंड्स टू 0 h1 a1 की वैल्यू 1 आ गई, a2 की वैल्यू 1 आ गई। तो हमारे पास एच पे वैल्यू निकालनी, एच पे अगर वैल्यू निकालेंगे देन फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी h मोड h प्लस मोड h ओवर h। सो अगर इसे पार्शिएट करके ऐसे वैल्यू निकालें लिमिट h टेंड्स टू 0 h प्लस मोड h बाई h आ जाएगा, और ये मोड h बाई h यहाँ पे हमने मोड के बाई k में लिखा था। सो इसकी वैल्यू तो हमारे पास एग्जिस्ट नहीं कर रही। सो अगर इसकी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही देन यहाँ पे हमारे पास ये जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है इसकी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही, मतलब इन द डायरेक्शन 1 1 इन द डायरेक्शन 1 1 एट 0 0 पॉइंट पे हमारे पास डायरेक्शनल डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा। सो नॉट डिफाइंड आ गए यहाँ पे, बट हमारे पास स्टेटमेंट कह रहा है एफ इज़ डिफरेंशिएबल, फंक्शन डिफरेंशिएबल आएगा एंड फंक्शन तो डिफरेंशिएबल नहीं आएगा बट इसके डायरेक्शनल डेरिवेटिव सारे डायरेक्शन में 0 0 पे एग्जिस्ट करेगा। बट हमने 1 1 पे एक काउंटर ले लिया पॉइंट, 1 1 पे एग्जिस्ट नहीं करा देन हम मान सकते हैं सब पे तो एग्जिस्ट नहीं करा, दैट इज़ वाई ये ऑप्शन भी हमारे पास डिस्कार्ड हो गया। तो यहाँ से ऑप्शन बी भी हमारे पास डिस्कार्ड हो गया। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आया ऑप्शन सी कि पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में 0 0 पे हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है और इक्वल्स टू 0 आ रहा है। सो आज के इस वीडियो में हमने टोटल 5 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं जो रियल एनालिसिस से पार्ट सी में दिसंबर 2019 के आसाम मेघालय क्वेश्चन में पूछे गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम बाकी बचे हुए क्वेश्चन डिस्कस